हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द रिसेंट ईयर्स, दैट इज एमएस ऑफिस 365। ये अभी कुछ सालों से इतना ज्यादा सर्च पर है, इसके इतने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो बहुत यूजफुल लगेगा। एमएस ऑफिस 365 है क्या? ये कोई ब्रीफिंग प्लस पीवाईक्यू की वीडियो नहीं है। प्रॉपरली मैंने इसमें एमएस ऑफिस एक्सप्लेन किया हुआ है, बट हाँ मैंने साथ में इसमें पीवाईक्यूज डाल दिए हैं जो कि रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो दैट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड यू कैन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट दैट आर अवेलेबल फॉर द मेंस एग्जाम्स। चल सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 या 365 है क्या। बेसिकली इसका पुराना नाम है ऑफिस 365। ठीक है, ये अवेलेबल तो 2011 से है, लेकिन अब ये बिल्कुल न्यू वर्जन में हमारे पास अवेलेबल है। किस लिए? देखो, सबसे पहला ये कि पहले फ्री था, अब ये पेड हो गया है। अब इसका मंथली बिल या एनुअली ईयरली बिल आया करेगा। सेकेंडली, अब ये ऑनलाइन सर्विसेज के साथ इसका अमाल्गम हो चुका है। मतलब ये है कहने का कि अगर कोई बिजनेस है, कोई ओनर है, कोई कंपनी है, अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है विद मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम खर्चा करके, तो दिस इज वन यू कैन से सॉफ्टवेयर जिसको वो ले सकती है। इससे क्या होगा कि सभी रिसोर्सेज के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी जो भी कोई अपलोड करना चाहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर की फॉर्म में ही फाइल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने पावर पॉइंट पे कोई डेटा या एक्सेल पे कोई डेटा बनाया है तो कोई और उसको एक्सेस कर पाएगा अगर परमिशन दे दी जाएगी तो सबसे पहला है कि ये सब्सक्रिप्शन के साथ आएगा, यानी बिल आएगा। दूसरा, अब इसमें ऑनलाइन सर्विसेज आ चुकी हैं, जैसे बिजनेस क्लास ईमेल इसमें आ गए। क्लाउड फाइल स्टोरेज की, अगर आपको फाइल स्टोर कर रहे हैं तो क्लाउड की फॉर्म में आप कर सकते हो। कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर कर दी है और आपस में जितने भी एप्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल दोनों से इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से इसके अंदर 365 के अंदर ये फिनोमिना होता है। ये फैमिली एडिशन में भी मिलता है, पर्सनल एडिशन में भी मिलता है, जिसको पहले ऑफिस 365 होम और पर्सनल के नाम से जाना जाता था। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो भी ये सुटेबल है, फैमिली के लिए ले रहे हो तो भी सुटेबल है। ओके, इसके अलावा कंटेन्स अ वर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। एक तो वर्ड, एक एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक ईमेल के लिए, एंड एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक्सेस, और साथ में पब्लिशर जो डेस्कटॉप को पब्लिश करेगा। तो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल एंड आउटलुक, और साथ में एक पब्लिशर मिलेगा। तो ये 5 से 6 इसके अंदर एप्स होते हैं। वर्ड क्या है आपको पता है, डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए है। एक्सेल के लिए स्प्रेडशीट एडिटर है। पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। वन नोट भी आता है। वन नोट में क्या है, जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, स्टिकी नोट्स होते हैं, सेम वही कि एक नोट टेकिंग प्रोग्राम है। आप हैंड रिटन या टाइप नोट्स उस पर रख सकते हो। कुछ स्क्रीन की क्लिपिंग लगानी है, ऑडियो कमेंट्रीज लगानी है, मतलब आप उसमें ऑडियो वीडियो कुछ भी सेव कर सकते हो फॉर योर पर्सनल यूज। आउटलुक क्या है, बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। जैसे हमारा जीमेल होता है ना, उस पे कॉन्टेक्ट्स भी हैं, वो गूगल का है कि उस पे कॉन्टेक्ट भी है, कैलेंडर भी है, सब कुछ है। ऐसे ही इनका आउटलुक है, जिसके अंदर ईमेल भी आप कर सकते हो, अपना कैलेंडर भी सेव कर सकते हो, आपका टास्क मैनेजर भी है और एड्रेस बुक भी है। पब्लिशर क्या है, एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऐप है विंडोज के लिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, एडोब फोटोशॉप है। तो इसके अंदर आप ब्रोशर्स हो गए, ब्रोशर बना सकते हो, आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। तो दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ऐप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली क्या करता है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम लोग जिससे इंटरेक्ट कर सकें, डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, साथ में ये अपनी खुद के फॉर्मेट में इसको सेव करेगा और हमें हमारी तरीके से हमको समझाएगा कि ये इस डेटा जो है, मतलब कंप्यूटर का डेटा समझने का तरीका अलग होता है, हमारा अलग होता है। तो ये है। तो इसके अंदर जो अच्छा एक चीज और भी है, जैसे मैंने बोला था कि इसके अंदर सारे एप्स इंटरकनेक्टेड है। ये जो एक्सेस है ना, ये बाकी सब एप्स में जो भी डेटा होगा उसको भी इंपोर्ट अपने अंदर कर सकता है। अब शॉर्टकट्स, ये है मेन चैप्टर। एमएस 365 के अंदर कुछ नहीं है,
सिर्फ शॉर्टकट्स। और आपको मैं ये भी बता दूं, जहां MS365 आया, बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ 100 शॉर्टकट्स है तो 100 में से 95 शॉर्टकट्स बिल्कुल सेम है जो पुराने और नए में है। ठीक है, तो एक तो मतलब ये मत सोचना कि शॉर्टकट्स कुछ अलग हैं पुराने वालों से, सिर्फ एक या दो चीजों का अंतर है, या इसके अंदर एक या दो चीज एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स है जो पुराने वाले में नहीं चलती है हमारी नॉर्मल। देखो, सबसे पहले ओपन, कंट्रोल ओ, ये बिल्कुल सेम है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन, सेव के लिए एस, क्लोज के लिए W, अगर आपको कट करना है कंट्रोल X, कॉपी करना है कंट्रोल C, पेस्ट करना है कंट्रोल V, सब कुछ सिलेक्ट करना है कंट्रोल A, और बोल्ड करना है कंट्रोल B। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, पुराने में भी यही है, नए में भी यही है। बोल्ड के लिए कंट्रोल B आ गया, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U, इटैलिक के लिए कंट्रोल I। हाँ, इसके अंदर कुछ नए हैं, जैसे अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U तो है ही, साथ में कंट्रोल+4 भी है। ठीक है, तो कुछ ही चीजें नहीं है। इटैलिक के लिए I और कंट्रोल U, तो मतलब इसमें एक ही चीज के आप कह सकते हो दो शॉर्टकट्स हैं या 2 से 3 शॉर्टकट्स। जैसे अंडरलाइन के लिए बताया कंट्रोल U भी चलेगा, कंट्रोल+4 भी चलेगा। ठीक है, इटैलिक्स के लिए कंट्रोल I भी चलेगा, कंट्रोल+3 भी चलेगा, तो मतलब वो वाली चीज है। अब देखो, इटैलिक के लिए कंट्रोल I हो गया, अंडरलाइन के लिए U। मैं जिन जिन पे टिक कर रही हूँ एटलीस्ट उनको अच्छे से लर्न कर लेना। अब आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। घटाना है, सॉरी, घटाना है तो लेफ्ट ब्रैकेट, और बढ़ाना है तो राइट ब्रैकेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। अब ये बिल्कुल सेम है, पुराने सूट में भी यही सब चलेगा। ये सेंटर करना है तो कंट्रोल E, लेफ्ट करना है कंट्रोल L, राइट करना है कंट्रोल R। किसी कमांड को कैंसिल करना होता है एस्केप। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आई थिंक अगर आप ये पढ़ रहे हो, आपको ये वाले शॉर्टकट्स ऐसे हैं लर्न होने चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो पहले इनको लर्न करना। अंडू कंट्रोल Z, रीडो कंट्रोल Y, तो ये बिल्कुल सेम है पुराने जैसे में। अगर आपको जूम मैग्निफिकेशन एडजस्ट करनी है, देखो अब जैसे ये नहीं आएगा क्योंकि इतना लंबा है, लेकिन फिर भी सुन लो। Alt+W, फिर Q प्रेस करोगे, उसके बाद टैब की प्रेस करोगे, उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो जब तक प्रेस करके रखोगे। बट ये वो वाली चीज है कि मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता लगे, बट इतने लंबे लंबे कमांड्स भी हैं, तो ये उनके लिए है जिनका प्रॉपर, जिनको ये नहीं पता है कि दिन कब हो रहा है रात कब हो रहा है, उनका सिर्फ कंप्यूटर का काम है प्रॉपर 24/7, वो मतलब वो रहता है कि किसी भी टाइम कुछ भी काम आ सकता है, प्रॉपर कंप्यूटर का हैंडलिंग का वर्क है, तो उनको इतने शॉर्टकट्स लर्न रहते हैं। स्प्लिट करनी है विंडो, कंट्रोल+Alt+S। अब ये एक और चीज भी है, विंडोज के साथ लेफ्ट राइट एरो की करोगे तो तब भी स्प्लिट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करना है तो कंट्रोल+Alt+S। तो बेसिकली कंट्रोल+Alt+S करो, या फिर विंडोज की के साथ लेफ्ट या राइट एरो की प्रेस करो, और विंडोज की के साथ या तो लेफ्ट एरो और राइट एरो। रिमूव द डॉक्यूमेंट स्प्लिट विंडो। अब आपको अगर रिमूव करना है तो वापस से ही ये प्रेस कर सकते हो, Alt+Control+S, आपकी वापस से वो रिमूव हो जाएगी। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लोज अ टास्क पेन। अब आप कुछ काम कर रहे हो, आपको उसको बंद करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, इसके अंदर F6 प्रेस करते रहो जब तक वो टास्क पेन सिलेक्ट नहीं हो जाता, फिर कंट्रोल+स्पेस बार प्रेस करो, और उसके बाद एरोज की से, मतलब बेसिकली होगा क्या, F6 प्रेस करते करते वो जो पूरा आपने खोला हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एरो की से क्या होगा, आप नेविगेट करोगे, फाइल, होम, ये वो, फिर लास्ट में जाके क्रॉस आएगा। तो मतलब ये आप नॉर्मल भी कर सकते हो। सॉरी गाइस। जैसे आप जब भी F6 प्रेस करोगे या ऑल्ट भी प्रेस कर लिया, ऑल्ट प्रेस करते हैं ना, छोटे छोटे अल्फाबेट्स दिखाई देने लगते हैं, तो आपको पता लग जाएगा ऑल्ट के साथ अगर वो अल्फाबेट प्रेस करोगे तो उस चीज का शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल फाइल, फाइल पे F लिखा हुआ आएगा छोटा सा, ऑल्ट प्रेस करते ही तो पता लग जाएगा कि ऑल्ट के साथ अगर F प्रेस किया है तो फाइल ओपन होगी। एनीवेज ये करने की नीड नहीं है सच। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अगर आपको रिबन पे डायरेक्टली जाना है, रिबन का मतलब जब आप कोई भी खोलते हो, वर्ड खोला तो वर्ड का एक तो डॉक्यूमेंट आएगा जहां लिख सकते हो, एक उसके ऊपर के जो ऑप्शन है वो सब रिबन में आएंगे। तो आप कैसे जाओगे, देखो अगर आपको सर्च पे जाना है, रिबन के अंदर ही सबसे पहले सर्च होता है, तो Alt+Q। फाइल के लिए Alt+F, मैंने बोला था ना ऑल्ट के साथ ही जाएंगे, ऑल्ट के साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे ये फाइल। अब देखो आपको क्या लर्न करना है इसमें, अगर मैं आपको बताऊं भी,
बस ये देखना, फाइल पे जाने के लिए Alt+F, होम पे जाने के लिए Alt+H, ये सेम है, पुराने वाले विंडोज में भी एग्जैक्टली सेम ही है, ये तो कुछ डिफरेंस नहीं है। इंसर्ट के लिए Alt+N हो गया आपका, ठीक है। डिजाइन के लिए Alt+G हो गया, ठीक। लेआउट के लिए Alt+P, क्योंकि पेज लेआउट होता है जनरली, तो Alt+P आ गया इसके अंदर। रेफरेंसेस के लिए Alt+S, S के लिए, मेलिंग्स के लिए Alt+M। तो ये लर्न करने पड़ेंगे। जैसे डिजाइन में G, Alt+G आ गया, इंसर्ट पे N आएगा, ठीक है, रेफरेंसेस में S आएगा लास्ट का, लेआउट में P आएगा Alt के साथ। तो मतलब जब एक आधी बार आप करोगे ना, ये बहुत आराम से लर्न हो जाएंगे। ये वाले लर्न करने जरूरी है, ठीक है। जब जहां मैं बोल रही हूँ लर्न कर लेना, वो जरूर लर्न कर लेना, बाकी बस एक बार रीड करके छोड़ देना। रिव्यू के लिए Alt+R, और व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, Alt+W। प्रिंट वाले आ जाओ, ये बिल्कुल सेम है। प्रिंट के लिए Ctrl+P का ऑप्शन आ गया, राइट, Ctrl+P आ गया। प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+Alt+I, ये सेम है। अच्छा, इसके अलावा ये करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने प्रीव्यू पेज कर लिया, ऊपर नीचे जाना है तो या तो एरो की का इस्तेमाल कर लो, या फिर अब इन्होंने जैसे या तो एरो की का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अब जूम्ड आउट है, यानी बहुत ज्यादा जूम कर रखा है हमने, ये सॉरी बहुत छोटा कर रखा है। अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो भी पेज अप पेज डाउन का हम लगाते हैं, ये लर्न करने की नीड नहीं है। तो इसके अंदर मेनली ये दो लर्न करने की जरूरत है। अब ये बिल्कुल पुराने वाला है। पैराग्राफ को सेंटर में करना है Ctrl+E, जस्टिफाई करना है Ctrl+J, लेफ्ट की तरफ अलाइन करना है L, राइट की तरफ अलाइन करना है R, इंडेंट के लिए Ctrl+M। ये नहीं आपने पढ़ा होगा, ये है दोनों में सेम, बट कर लेना। अच्छा, इंडेंट का मतलब अगर आपको स्टार्टिंग कहीं और से करनी है पैराग्राफ की स्पेस देके, ठीक है। अगर आपको हैंगिंग इंडेंट शुरू करना है कि थोड़ा सा नीचे आपको हैंगिंग करके करना है, तो Ctrl+T। ये एक बार अप्लाई करके देख लेना, मैं आपको बता भी दूंगी कौन कौन से अप्लाई करना है। अप्लाई सिंगल स्पेसिंग टू अ पैराग्राफ, Ctrl+1। जैसे अब आपने सिर्फ एक बार स्पेस देना, फिर पैराग्राफ शुरू करना है, Ctrl+1। 2 बार स्पेस देना है तो Ctrl+2, 1.5 का देना है तो Ctrl+5। अच्छा, एड और रिमूव स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, Ctrl+0, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पेस रिमूव करना है या बढ़ाना है तो Ctrl+0 हम अप्लाई करते हैं। बाकी ये हेडिंग स्टाइल्स हैं, इन सब की मतलब एज सच करने की नीड नहीं है, बट हाँ इन सबका है। नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल लिखा होता है, फिर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो नॉर्मल के लिए Ctrl+Shift+N, हेडिंग 1 Ctrl+Alt+1, Ctrl+Alt+2। तो एज सच करने की नीड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट बॉक्स के लिए Ctrl+D, ये पुराने में भी सेम है, नए में भी सेम है। अब क्या याद रखना है, Ctrl+D है। माइक्रोसॉफ्ट 365 में बहुत सारे शॉर्टकट्स एक्स्ट्रा हैं, लेकिन जो लंबे लंबे हैं, जैसे या तो कंट्रोल प्रेस करो या F। अब देखो Ctrl+F करोगे वो कुछ और भी खुल सकता है, तो Ctrl+Shift+F करो, उससे क्या होगा, उससे भी आपका डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना है कितना भी, अगर सिर्फ एक साइज से बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट ब्रैकेट ऑन कर रहे थे, लेकिन अगर आपको बस कितना भी बढ़ाना है तो Ctrl+Shift+राइट एंगल ब्रैकेट। उसमें राइट ये वाला ब्रैकेट था, लेकिन अगर ये यूज नहीं कर रहे, ये कर रहे हो, तो इसके साथ शिफ्ट और ले लो। कंट्रोल तो इसमें भी था, कंट्रोल इसमें भी रहेगा, तो इसकी जगह आप क्या यूज कर रहे हो, Shift+राइट एंगल ब्रैकेट। सेम ऐसे डिक्रीज करना है तो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। देखो एक एक पॉइंट का तो ये पहले भी आ चुके हैं। अगर लाइन ब्रेक इंसर्ट करना है Shift+Enter, ये इंपॉर्टेंट है। लाइन के लिए शिफ्ट, पेज के लिए कंट्रोल, सिंपल। कॉलम के लिए करने की नीड नहीं है। हाइपरलिंक इंसर्ट करना है Ctrl+K, ये सेम है दोनों में। एक पेज पीछे जाना है अगर Alt+लेफ्ट एरो की, या फिर पेज अप या पेज डाउन कीज वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिफ्रेश द पेज, इसमें डिफरेंट है। जैसे इसके अंदर क्या है, 365 के अंदर F9 है, बट अगर आप देखोगे आपका जो पुराने वाले में है वो है F5। तो F5 हम पुराने वाले में यूज करते हैं, नए वाले में F9 करते हैं, तो याद रखिएगा। साथ में अगर मैं बात करूं कि जैसे
पावर पॉइंट में बहुत सारे मोड्स होते हैं, रीड, प्रिंट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना। हाँ, कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बिल्कुल सेम भी है पहले वाले की तरह, जैसे अगर किसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगिनिंग में जाना है तो हो हम इस्तेमाल करते हैं, एंड पे जाना है तो एंड, ये दोनों में सेम है, पुराने और नए दोनों में सेम है। इसी के अलावा अगर आपको स्पेसिफिक पेज पे जाना है, आप पेज नंबर डालो और एंटर कर दो तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक पेज पे चले जाओगे। अगर रीड मोड पे, ये तब है जब आप रीड मोड में हो, रीड मोड में बिल्कुल एग्जिट करना है तो एस्केप आप कर सकते हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब ये फंक्शन कीज हैं, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स गेट थ्रू। F1, अगर खाली F1 करते हो तो हेल्प, ये बिल्कुल सेम है पुराने वाले की तरह, राइट। शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करते हो तो जो भी सेंसिटिव कंटेंट है या कुछ हाइड कर रखा है वो शो करेगा या वो हाइड करेगा। कंट्रोल के साथ करते हो तो डिस्प्ले या हाइड करेगा रिबन को। देखो F1 है हेल्प, शिफ्ट के साथ करोगे तो हिडन चीजों को प्रेस कर दिखाएगा या हाइड करेगा, कंट्रोल के साथ करोगे तो पूरा का पूरा रिबन ही वो शो या हाइड कर देगा। ऑल्ट के साथ करोगे तो नेक्स्ट फील्ड पे चला जाएगा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ करोगे तो प्रीवियस। तो इसमें आपको एटलीस्ट ये तीनों करने हैं, ठीक है। अगला F2, खाली F2 करोगे तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट वगैरह है उन पे वो चला जाएगा, आगे पीछे आप एरो कीज के साथ आप मूव कर सकते हो। शिफ्ट, अच्छा ये अलग था, F2 में उधर क्या था, रीनेम अगर करना है। ओल्ड में आप इसको किस लिए यूज कर रहे थे, रीनेम करने के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मूव करने के लिए आप यूज कर रहे हो। शिफ्ट के साथ अगर करोगे तो कॉपी कर लेगा साथ में सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो दिखाएगा। तो F2 का काम ध्यान रखना, F2 का काम इन्होंने इसमें बिल्कुल खत्म कर दिया नए वाले में, क्योंकि पहले वाले में रीनेम या एडिट करना है तो आप इस्तेमाल करते थे, इसमें बस मूवमेंट। शिफ्ट के साथ अगर दबाओगे तो कॉपी और कंट्रोल के साथ दबाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू, सिंपल। अच्छा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ दबाओगे तो सेव करेगा, कंट्रोल ऑल्ट के साथ दबाओगे तो डिस्प्ले करेगा डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी भी हम शो करते हैं थ्रू। F3 में क्या होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट का अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में स्विच करेगा। मतलब अगर आपको कैपिटल में करना है, स्मॉल में करना है, टाइटल पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, सब बाकी स्मॉल, उसमें F3 का यूज है। कंट्रोल प्लस F3 में क्या होगा, सिलेक्टेड कंटेंट को कट करेगा, हम मल्टीपल टेक्स्ट को भी कट कर सकते हैं और उसके बाद हम पूरे दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक स्नाइपर, जैसे हम क्या करते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट, बट आप सिलेक्टेड स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, अगर आप इसके साथ बस शिफ्ट और ऐड कर दोगे पेस्ट कर देगा, ऑल्ट के साथ न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसमें ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है जरूर। अब F4 की अगर हम बात करें तो जो भी लास्ट कमांड है उसी को रिपीट करेगा, यानी ये काम करता है रीडो का, ठीक है। शिफ्ट के साथ रिपीट्स द लास्ट फाइंड और गो टू एक्शन, जो भी गो टू का मतलब ये होता है ना कि आपने गो टू पे क्लिक किया, आप जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, उसको रिपीट करेगा। कंट्रोल के साथ क्लोज कर देगा करंट डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल प्लस F4, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट प्लस F4 ये सेम है, क्लोजेस वर्ड, ये वैसे इसमें तो वर्ड को क्लोज करेगा, अदरवाइज ऑल्ट F4 प्रेस करते हो तो कोई भी चीज जो खुली हुई है वो बंद हो जाती है। F5 क्या करेगा, गो टू डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कि कहाँ जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले में F5 रिफ्रेश का ऑप्शन था, पुराने वाले में F5 यूज होता था रिफ्रेश के लिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ कराओगे, शिफ्ट वाला करने की नीड नहीं है, ये करने की नीड है, ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो बुकमार्क डायलॉग बॉक्स शो करेगा, ऑल्ट के साथ किया तो विंडो साइज रिस्टोर कर लेगा, ये भी ऐसा करने की नीड नहीं है। F6 की बात करते हैं, अगर F6 की बात करो तो डेस्कटॉप पे मूव करता रहेगा, कभी रिबन पे चला जाएगा, कभी डॉक्यूमेंट, कभी टास्क पेन, स्टेटस बार, उसी पे ही करता रहेगा। सेकेंडली F6 के अंदर स्प्लिट भी कर सकते हो पेन्स को आप। अब कंट्रोल प्लस F6 में क्या होगा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो पे चला जाएगा, भले ही पहले वाली ओपन हुई भी हो। कंट्रोल शिफ्ट F6 से क्या होगा, पुराने वाली पे चला जाएगा, तो ये वाले इसके काम है। ऑल्ट F6 इंपॉर्टेंट है, ये ओपन डायलॉग बॉक्स खोल देता है जो इस बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। F7 क्या करेगा, एडिटर टास्क पेन को खोल देगा,
स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। तो F7 किसका है? स्पेलिंग ग्रामर का, पुराने वाले में भी ऐसा ही था। शिफ्ट F7 किसका है? थिसॉरस टास्क पेन का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से जो करना है Alt F7, ये अगली स्पेलिंग, मतलब इसके बाद अगर अगला चलना है तो Alt F7 देखो, अगले वाली ग्रामेटिकल मिस्टेक वो बता देगा। Alt शिफ्ट के साथ ट्रांसलेटर भी खुल जाएगा। सिंपल। F8 क्या करेगा? अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट कर रखी है उसको बढ़ाना है तो F8 से आप उस सिलेक्शन को बढ़ा सकते हो। शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हो तो घट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ कर रहे हो तो सिलेक्शन मोड ऑन या ऑफ हो सकता है कि आपको सिलेक्ट ही नहीं करना पर हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट F8 प्रेस करोगे तो कुछ नहीं, वो सब कुछ हट जाएगा। Alt F8 यूज करोगे तो मैक्रो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ताकि मैक्रो को डिलीट कर सकते हो, रन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सो वो इतना करने की नीड नहीं है एज सच। चलो F9 की बात करते हैं। F9 क्या है कि कुछ सिलेक्टेड फील्ड आप सिलेक्ट कर रखी है, F8 सिलेक्ट कर ली, उसको अपडेट करना है तो F9 आप प्रेस करोगे। अच्छा, इसके अंदर ऐसा इतना करने की नीड नहीं है, ये वाला देख लेना बस, Alt Shift F9, इसमें गो टू बटन, मैक्रो बटन दोनों आ जाते हैं फील्ड रिजल्ट से। F10 क्या है? F10 है की टिप्स। जैसे आप कुछ भी अपडेट करते हो तो की टिप्स आती है ना, उसको ऑन ऑफ करने का तरीका है। शिफ्ट F10 में शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा। कंट्रोल F10 में डॉक्यूमेंट का विंडो साइज आप बढ़ा घटा सकते हो या रीस्टोर कर सकते हो। इसके अलावा Alt F10, ये ऐसा जितना करने की नीड नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हो, मतलब बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। F12 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि F12 से क्या होगा, एक तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। F12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिफ्ट F12 के साथ डॉक्यूमेंट बस सेव होगा, खाली F12 के साथ सेव एज और शिफ्ट के साथ सेव डॉक्यूमेंट। कंट्रोल F12 में ओपन डायलॉग बॉक्स, तो आप देख रहे हो डायलॉग बॉक्स के कितने सारे आ चुके हैं, इतने सारे हो चुके हैं। तो एक ही आप कह सकते हो शॉर्टकट के, एक ही कमांड के बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बस ये फर्क है MS 365 में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक चीज के 10 हैं तो 10 में से कितने ही याद रखोगे, तो मेन लर्न कर लो, एटलीस्ट जो मैं मार्क लगा रही हूँ वो बिल्कुल कर लेना। कंट्रोल शिफ्ट F12 में प्रिंट टैब खुल जाता है बैक स्टेज व्यू में, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर वर्कबुक क्लोज करनी है Ctrl+W, ये पुराना है। ओपन करनी है Ctrl+O, होम टैब जाना है Alt+H, सेव करना है Ctrl+S, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, बिल्कुल रिपीट है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, कट सिलेक्शन, कट के लिए तो Ctrl+X ही करते हो। इंसर्ट टैब पे जाना है Ctrl+N, मतलब बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें, तो करना बहुत आसान है। ये आपका वो शुरू हो चुका है, क्या कहते हैं आपका एक्सेल वाला। सेंटर करना है तो Alt+H या फिर Alt+HAC, ठीक है, इनमें से कर सकते हो। अदरवाइज सेल के लिए, सेंटर के लिए Ctrl+C भी हम प्रेस करते, सॉरी C प्रेस नहीं करते, Ctrl+E भी करते हैं, उससे भी हो जाएगा। सेंटर लाइन सेल भी रिपीट हो गया। गो टू पेज लेआउट Alt+P, डेटा टैब के लिए Alt+A, व्यू के लिए Alt+W, ये पुराने हैं, बिल्कुल सेम है, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये कर लेना। बॉर्डर सेट करने हैं Alt+B या Alt+H, दोनों चल जाएंगे। कॉलम को डिलीट करना है Alt+H, H के बाद D और C, या Alt के बाद H और B। तो कई सारी कीज है, इतने आप नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, तो जो सिंगल वाले हैं वो लर्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रो को हाइड करना है Ctrl+9, कॉलम को हाइड करना है Ctrl+0, ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले में भी कराया था और इस तरीके से लर्न कराया था। रो लंबी होती है तो बड़ा नंबर 9, कॉलम छोटा होता है तो छोटा नंबर 0, ठीक है। नेक्स्ट, तो इनके अंदर भी मैं मार्क लगा रही हूँ और बता रही हूँ कौन कौन से करना है, बाकी सब बस रीड कर लेना एक बार। जैसे ओपन करना है फाइल, एक तो ओपन करना है, फाइल मेन्यू को ओपन करना है, इसमें इसको ओपन पे मत जाना कि Ctrl+O, नहीं, बस फाइल मेन्यू को देखना है तो Alt+F, होम के लिए Alt+H अभी आया था, इंसर्ट के लिए Alt+N, पेज लेआउट के लिए Alt+P, फॉर्मूलाज के लिए Alt+M, डेटा के लिए Alt+A। तो ये बिल्कुल सेम है जो पुराने कर चुके हो, कुछ भी चीज डिफरेंट नहीं है, इनमें से ऐसा कुछ नहीं करना है। बात करते हैं, बस एक बार पढ़ लेना, ये इतना ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये उनका हिंदी में है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि F1, F2, F3, अच्छा ये एक्सेल के हैं बट ठीक है, वो थे आपके वर्ड के, पावर पॉइंट के, एक्सेल के हैं। F1 क्या करेगा, हेल्प करेगा, Ctrl+F1 रिबन को हाइड या डिस्प्ले करेगा, तो बिल्कुल सेम है, एज सच कुछ नीड इसकी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल अलग से कुछ बताऊं।
अगर कुछ करना है इसका पहले वाला करना, सेकंड वाला करना, दैट्स इट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F1 ये नई वर्कशीट इंसर्ट कर देगा। ठीक, F2 की बात करें, एडिट। देखो अब एक्सेल में ये एडिट करेगा F2, उधर क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था वर्ड में, पावर पॉइंट में, इधर क्या कर रहा है, सिर्फ एडिट कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। कंट्रोल प्लस F2 का सेम है, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट टैब देता है। F3 पेस्ट करेगा या इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन दिखाएगा। F4 की बात करोगे तो रीडू वाला काम करेगा। ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगी वर्कबुक, वर्कबुक कह रही हूं, एक्सेल ही बंद हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो प्रॉपर से वो वर्कबुक बंद होगी, एक्सेल खुला रहेगा। F5 गो टू है, ये गो टू डायलॉग बॉक्स दिखाता है। दूसरा जो एक्सेल का विंडोज है उसका साइज रीस्टोर करता है। F6 की बात करूं तो वर्कशीट के बीच में स्विच कर सकता है, अगर पहली वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाना तो ये कर सकता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज और एज सच और कुछ नहीं करता है, मतलब आप लिखे हुए हैं लगभग सेम ही है। F7 इंपॉर्टेंट है, थिजोरस और ये स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ही करता है, ये पुराने वाले में भी सेम है। F8 की बात अगर मैं करूं तो ऑन और ऑफ मोड जो है, सिलेक्शन अगर ऑन ऑफ करना है वो कर सकता है, बिल्कुल सेम है जो उसमें पढ़ा था आपने। अच्छा, F9 सारी वर्कशीट कैलकुलेट करता है जितनी भी उस वर्कबुक में है, पहली चीज तो ये। ठीक है, जितनी भी वर्कशीट है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो जितनी भी वर्कशीट एक्टिव है, जिन पे आप काम कर रहे हो, ये वो प्रेस करेगा। ठीक है, तो ये दो स्टार्टिंग की करनी है। नेक्स्ट F10 क्या करेगा, की टिप्स, उधर भी की टिप्स वाला था, इधर भी की टिप्स वाला है, बस एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट। F11 की बात करेंगे तो चार्ट बना सकता है, ये डेटा का जो भी आपको डेटा है वो चार्ट बना सकता है, ये करना है। F12 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो MS 365 में शॉर्टकट वीडियोस ऑलरेडी मैं आपके लिए डाल चुकी होंगी, तो आपको अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी मैं ऐड कर दूंगी। MS 365 में जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये किस टैब के अंदर मिलता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज मिलता है रेफरेंसेस टैब के अंदर। ठीक है, रेफरेंस में आप क्या लिखोगे कि जो डेटा आपने लिया है कहां से लिया है, तो अथॉरिटी जो होगी वो कहां पे लिखोगे, रेफरेंसेस के अंदर ही वो चीज होगी। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 you can use dash when you want to change a cell reference। अगर आपको MS 365 में रेफरेंस चेंज करना है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो। देखो MS 365 पढ़ते ही ये मत सोचना कुछ अलग है, दिमाग लगाना शुरू नहीं, सब पुराना ही है। आप क्या करते हो फॉर्मूलाज लगाने के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्मूलाज चेंज करते हो, राइट। अब इन्होंने कह दिया फॉर्मूले के अंदर आपको चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द फॉर्मूला इटसेल्फ, तो डायरेक्टली नहीं चेंज करना, इनडायरेक्टली चेंज करना है, तो आप क्या यूज करोगे, इनडायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड इन टू क्लोज एंड ओपन वर्कबुक। खुली हुई वर्कबुक को बंद करना है, कंट्रोल प्लस W, और अगर आपको ऑल्ट प्लस F4 करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल क्लोज द एक्सेल। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस W है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कॉन्टेंट्स ऑफ अ सेल अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए क्या करोगे, देखो एक तो है कंट्रोल U, बताया था मैंने आपको, और एक है कंट्रोल प्लस 4, दोनों ही अंडरलाइन करने के टेक्स्ट है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। और आप पता कैसे याद रखोगे, जैसे 4 है ना, तो आप ये क्या करते हो, लाइन बनाते हो, चाहे ऐसे बना लो ऐसे, ये लाइन बनाते हो ना, तो अंडरलाइन करनी है, इसी में आ रही है, इस तरीके से लर्न करना। ओके, वो ये बोल रहे हैं कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे अगर आपको कर्सर एक वर्ड लेफ्ट पे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाओ, आपका एरो अपने आप लेफ्ट साइड चला जाएगा। Sam wants to share his presentation with larger audience via email। Sam को अपनी प्रेजेंटेशन बड़ी ऑडियंस के साथ शेयर करनी है ईमेल्स की हेल्प से, तो क्या फीचर वो यूज करेगा, हर जगह ऑप्शन आता है, फाइल पे जाओगे नीचे ऑप्शन आएगा शेयर, तो आप वो यूज करोगे, तो द करेक्ट आंसर विल बी शेयर। कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए इतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, इतनी बार बता चुकी हूँ, कंट्रोल प्लस G, जहां पे भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल D, और ये MS 365 का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, ये MS ऑफिस आप समझो वर्ड 2010 में
या 2016 में, सब में ये यूज होता है। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है नई ब्लैंक स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करनी है? तो ये भी बिल्कुल पुराना है, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम लिखते ही नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी MS 365। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिपीट द लास्ट कमांड? रिपीट द लास्ट कमांड का मतलब क्या होता है? रीडू, है ना? अब या तो फंक्शन कीज में आपने रीडो का पढ़ा था, वरना नॉर्मल क्या होता है रीडू का? कंट्रोल प्लस वाई, राइट? क्योंकि अंडू का होता है कंट्रोल जेड, रीडू का होता है कंट्रोल प्लस वाई। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सब में सेम है। कौन सी शॉर्टकट की है जो आप कॉपी करने के लिए यूज करते हो? कंट्रोल प्लस सी, सिंपल। एक नई लाइन स्टार्ट करनी है अगर एक ही सेल के अंदर, यहाँ कुछ लिख रहे हो, अगली लाइन यहाँ करनी है, ये भी बिल्कुल सेम है। MS ऑफिस वाली वीडियो में आपने देखा होगा डेफिनेटली, मैंने आपको कराया था। उसमें क्या था? कंट्रोल ऑल्ट प्लस एंटर, सिर्फ ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस कर दे। अगर आप एक्सेल में एंटर प्रेस करते हो ना कुछ भी लिखते लिखते, तो वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी में ही इसके नीचे लिखना है इसी सेल में, तो आप क्या प्रेस करोगे? ऑल्ट प्लस एंटर, सिंपल। Which of the following shortcut key displays editor task pane to check spelling and grammar? Spelling और grammar ये तो आपको पता होना चाहिए, F7 है, राइट? और एक्सेल में एडिट करने का काम कौन करता है? एक्सेल में अगर एडिट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है? F2। Which of the following shortcut key is used to print a file? प्रिंट करने के लिए आप क्या कमांड देते हो? कंट्रोल प्लस P, राइट? इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है इटैलिक बनाने के लिए? देखो, अंडरलाइन के लिए 4 था, राइट? इटैलिक के लिए है 3। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस I भी प्रेस करते हैं और कंट्रोल प्लस 3 कैसे याद रखोगे? I बनाने के लिए 3 लाइंस की जरूरत है, 1 2 3। कौन सा शॉर्टकट है अगर आपको नई फाइल ओपन करनी है वर्ड में? तो कंट्रोल प्लस, नई फाइल है ना, ओपन पे मत जाना, न्यू फाइल है, कंट्रोल प्लस N। कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का टाइप नहीं है? देखो, पैराग्राफ लिखने के लिए आप कई सारे तरीके यूज कर सकते हो। सो लेफ्ट, सेंटर, राइट और आपका जस्टिफाई। प्रिसाइज कोई भी पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग स्टाइल नहीं होता। इनमें से कौन सा एक वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है पावर पॉइंट के लिए? पावर पॉइंट के लिए सारे वैलिड फॉर्मेट है, इसमें से PPTX, PPT, PPTM, PWPT किसी कोई भी फाइल का फॉर्मेट नहीं होता। ओके, इनमें से कौन सा शॉर्टकट है कॉपी करने के लिए एंड देन फॉर्मेट ऑफ द टॉप मोस्ट सेल? देखो, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कॉपी देखोगे तो कंट्रोल C लगाओगे, राइट? लेकिन इन्होंने कहा कि आपने बहुत सारी चीजें कॉपी कर ली, अब आपको क्या करना है? उन सबको जो सबसे पहले वाला सेल जैसे लिखा हुआ होगा ना जिस स्टाइल में, आपको उन सबको सेम उसी स्टाइल में लिखना है। यानी कॉपी भी करना है, फिर फॉर्मेट भी करना है उसको अपने रिक्वायर्ड स्टाइल में। तो आप क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस D, सिंपल। तो बेसिकली है क्या? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ही तो खुलेगा जिसमें आप फॉर्मेट कर सकते हो। अच्छा, 365 में करेक्ट ऑप्शन बताओ अगर कॉलम A है और रो 10 है। देखो, बस यहां डिफरेंस है, नेमिंग करने का तरीका अलग है। अगर यहाँ MS ऑफिस 365 नहीं लिखा होता तो A10 आंसर होता, ठीक है? अगर पुराने वाले तरीके से देखें, ओल्ड वाले तरीके से, तो ये आंसर है। नए वालों में क्या होता है? बीच में बस एक सेमीकोलन लगा देते हैं, तो A10 विल बी द करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शॉर्टकट है जिससे आप हाइपरलिंक इंसर्ट करते हो? तो बहुत आसान है, कंट्रोल प्लस K, राइट? कंट्रोल प्लस K से ही आप शॉर्टकट इंसर्ट करते हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप स्पेसिफिक पेजेस को प्रिंट कर सकते हो? मतलब अगर आपको एक पेज में 70 क्वेश्चन, 70 पेजेस हैं एक डॉक्यूमेंट में, लेकिन आपको सिर्फ कुछ पेज यानी सिलेक्टेड 5th 6th 7th या 5th 15th 20th ऐसे पेजेस का आपको करना है, तो आप क्या करोगे? कस्टम प्रिंट करोगे। कस्टम प्रिंट में क्या होता है कि आप पेज नंबर डालते हो, उसे वही प्रिंट करके देगा। शेडिंग ऑप्शन का मतलब क्या होता है? शेडिंग वर्ड का मतलब ही क्या होगा? शेडिंग में क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके पीछे का बैकग्राउंड शेड हो जाएगा। अगर शेड वर्ड है तो इट विल शेड चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट है उसके पीछे का कलर चेंज हो जाएगा। MS Excel 365 में
स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे क्या होता है जिसमें सारे कमांड्स, सारे फॉर्मूले, सारे फीचर्स जो भी आपको चाहिए होंगे वो आएगा। रिबन की बात कर रहा है ना, ये आ गया टाइटल बार, राइट। स्क्रीन के ऊपर ये टाइटल बार आ गया और वो बोल रहे हैं टाइटल बार के नीचे जो एरिया है जिसमें सारे कमांड्स हों, यही तो होता है होम, इंसर्ट, ये सब यही तो होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं, राइट। Each cell in the worksheet of MS Excel 365 is identified by a cell. हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, राइट। जैसे अभी A/10 लिखा था तो उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं। तो हर एक सेल की पहचान होती है, इसको क्या बोलते हैं? हम रेफरेंस। इनमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट अवेलेबल नहीं होता? डायलॉग बॉक्स में सुपरस्क्रिप्ट होता है जिसमें x² ऐसे लिखेंगे। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि बीच में 2 लाइंस आ गई। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, ये नहीं पॉसिबल है। आप हर कैरेक्टर की हाइट कैसे इक्वल रख सकते हो? मुझे H और G की हाइट इक्वल रखनी है तो वो हो नहीं सकती ना अगर आप सही तरीके से लिखोगे H और G। यानी ये लोग क्या करेंगे, ये H और G इस तरीके से तो नहीं लिखा जाएगा ना, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। Which of the following is math and trigonometric functions available in MS Excel 365? मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2022 का है, ये मैं कई बार करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर की जब मैंने कराई थी। देखो, फाइनेंशियल फंक्शन इज नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लॉजिकल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, बेसिकली यूज हो जाता है बट प्रॉपरली वो नहीं है। एबीएस फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक और मैथ दोनों का फंक्शन है जो कि एक्सेल में अवेलेबल भी है। मतलब मेन चीज वो नहीं है कि वो मैथ का या फंक्शन है, नहीं, मेन चीज है कि वो एक्सेल में अवेलेबल भी होना चाहिए। Which of the following statements is about quick access toolbar in MS Word 2010 is और आर इनकरेक्ट? वो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सबसे पहले देखो, क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार होता है जो सबसे ऊपर होता है, बिल्कुल यहाँ जहां 3 शॉर्टकट्स भी होते हैं। तो सबसे पहला है कि किस किस चीज का शॉर्टकट है? सेव, अंडू, रीडू। ये बिल्कुल ठीक है। सेव का शॉर्टकट होता है, अंडू का होता है, रीडू का होता है। एक फ्लॉपी डिस्क सी बनी हुई आएगी, एक अंडू और एक रीडू, ये 3 होते हैं। अगला क्विक एक्सेस टूलबार है कट, ये गलत है। कट का ऑप्शन नहीं होता, सेव का होता है। तो क्यू तो डेफिनेटली गलत है और क्यू सब में आ रहा है। अगला, यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन क्विक एक्सेस टूलबार, बिल्कुल हम और भी ऑप्शंस रख सकते हैं। तो पी और आर बिल्कुल ठीक है, तो पी और आर ऑप्शन में नहीं होने चाहिए। पी आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, पी और आर इसमें भी है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें ना पी है और ना आर। क्यू और एस दोनों ही बिल्कुल गलत है। खैर लास्ट वाला ये है कि क्विक एक्सेस टूलबार जैसे मैंने बोला सबसे ऊपर होता है, ऑप्शन आता है कि आपको कहां चाहिए, सबसे ऊपर चाहिए या रिबन के नीचे चाहिए, तो वो आप प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट, ओके, अगर आपको एमएस वर्ड 365 को क्लोज करना है तो क्या शॉर्टकट यूज करोगे? अब देखो आपने वर्ड में पढ़ा, एक्सेल में पढ़ा था Alt+F4। Alt+F4 से जो चीज खोली हुई होगी वो बंद हो सकती है। वर्ड, पावर पॉइंट, कुछ भी एक्सेल जो खोला होगा वो बंद हो जाएगा, तो Alt+F4। ओके, क्विक एक्सेस टूलबार में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं अभी बताया था, सेव, अंडू एंड रीडू। और सेव का जो आइकन होता है वो किसका होता है? फ्लॉपी डिस्क का। शॉर्टकट डायग्राम जो होता है वो। ओके, इनमें से स्टेटमेंट्स देखो मैच फंक्शन की और बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल, आई थिंक क्या पूछ रखा है, ट्रू है। तो चलिए करते हैं। देखो, सबसे पहला, इट सर्चेस फॉर अ स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ये एक चीज को ढूंढता है, एक रेंज हम दे देंगे कि इन सब में से ढूंढो, तो ये ढूंढेगा। उसके बाद उसकी रिलेटिव पोजीशन बताएगा। रिलेटिव पोजीशन मतलब जो हमने पूछी, अगर हमने पूछा है इससे छोटे नंबर कितने हैं वो बताएगा, वो एग्जैक्ट वो वाला नंबर कितनी बार है वो बताएगा। अगर हम ये पूछेंगे कि इस नंबर से बड़े कितने नंबर है, ये वो भी बताएगा। द मैच, उसका सिंटेक्स क्या है, मतलब जो हम रूल भरते हैं किस फॉर्म में भरते हैं, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा चुकी हूं, अगर आपको याद हो तो। ये मैं आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा चुकी हूं, ठीक है। देखो, अब जैसे द मैच फंक्शन सिंटेक्सेस, अब सिंटेक्स क्या है, मैच, मैच के बराबर में लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू आपको देखनी है आप वो देखोगे। फिर लुकअप एरे, यानी जिस रेंज में आपको देखना है आप वो देखोगे। और लास्ट में मैच टाइप 1। मैच टाइप 1 का मतलब ये है, मैच टाइप 3 तरीके से होता है। या तो आप करोगे -1, -1 का मतलब है ग्रेटर वैल्यूज बताओ, उस नंबर से बड़ी वैल्यूज बताओ। 0 का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यूज बताओ, और 1 का मतलब है लेस वैल्यूज, लेसर वैल्यूज बताओ जो उससे कम है। खैर,
लेकिन इसमें भी ना अगर आप मैच टाइप नहीं बताओगे तो भी वो आंसर दे देगा। तो सारे, ऐसा नहीं है कि सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अगला, ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो पी और क्यू बिल्कुल ठीक है, आर नहीं है, तो ओनली पी एंड क्यू आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्विकली क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। अगर आपको एकदम से नई ब्लैंक वर्कबुक बनानी है, आप क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस एन। न्यू का तो ऑप्शन ही एक है, कंट्रोल प्लस एन, दैट्स इट। नेक्स्ट, which of the following statements regarding the line spacing of a paragraph in MS Word 2010 are correct? इनमें से लाइन स्पेसिंग के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है? सबसे पहले, लाइन स्पेसिंग क्या चीज डिटरमाइन करेगी कि दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस है, बिल्कुल ठीक है। अगला, लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन करेगी डायगोनल स्पेस, यहां से लेके वहां तक का स्पेस, बिल्कुल गलत है, डायगोनल स्पेस नहीं डिटरमाइन करती, सो ओनली पी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो जैसे क्वेश्चन था, मैच करना है 12, यानी 12 कितनी बार आ रहा है, लेकिन यहाँ है 1, 1 का मतलब है इससे लेस वैल्यूज देखनी है। 12 से छोटी कितनी वैल्यूज है? बस एक ही तो है, 10, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। सिंपल, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो गाइज ये थे सभी क्वेश्चंस फ्रॉम एमएस ऑफिस 365। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बाकी इनका डेमोन्स्ट्रेशन खुद करके देखना, चाहे फ्री वर्जन देखना फ्री वर्जन ले लेना, जो कुछ 3 से 4 दिन के लिए फ्री होता है या 7 दिन के लिए फ्री होता है, उसमें कुछ पे करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ये खुद ट्राई नहीं करोगे आपको लर्न नहीं होंगे। पर हाँ, कोशिश सबसे पहले सिर्फ उनकी करना जो मैंने मार्क लगाए, ताकि आपको वो अच्छे से लर्न हो सके। तो गाइज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।